सो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हमारा टॉपिक है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क से मुराद आप लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को बड़े करीबी से जानते हो क्योंकि आप साइट पे काम करते हो। ये बेसिकली सेफ वर्किंग प्रोसीजर्स होते हैं और जो भी आप रिस्क असेसमेंट्स वगैरह भी देखते हो, ठीक है, वो पार्ट ऑफ अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होती है। आपका परमिट टू वर्क सिस्टम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का। सिस्टम ऑफ वर्क से मुराद है प्रोसीजर्स, राइट। आपको कभी भी कोई कहेगा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क किस को डिफाइन करो या डिस्क्राइब करो, तो यू शुड नो फोर थिंग्स। कि सबसे पहले ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है। फॉर्मल प्रोसीजर का मतलब ये है कि हमने इसको किसी फॉर्म में डॉक्यूमेंट करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इसका कोई रिटन प्रोसीजर होगा। फिर सेकंड वर्ड इसका याद रखना है कि इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर। फॉर्मल, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब ये है कि ये एग्जामिनेशन करता होगा, जांचता होगा किसी प्रोसेस को, वर्क प्रोसेस को, कि वो अच्छा है, बुरा है, किस तरह के। तो हम एग्जामिनेशन करते हैं काम की। जैसे अगर आप वेल्डिंग के हवाले से एग्जामिनेशन करते हैं, वर्क एट हाइट के हवाले से एग्जामिनेशन करते हैं कि इफ दैट पर्टिकुलर वर्क इज सेफ और नॉट। एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, जहाँ पे जब भी आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की बात करो, सेफ्टी की बात करोगे, तो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। हम क्या करते हैं? हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक हो गया? हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और हैजर्ड के आइडेंटिफिकेशन के बाद अगला क्या स्टेप होना चाहिए जब हैजर्ड आइडेंटिफाई कर दिए? तो identify the people who might be harmed तो and रिस्क who. असेसमेंट है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने जब हैजर्ड आइडेंटिफाई कर दिए तो उन हैजर्ड्स के साथ क्या करना होता है? mitigate the hazard. यानी आप मिटिगेट किस तरह करोगे? सेफ वर्किंग मेथड से, राइट। तो चौथा इसका जो पॉइंट है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का, कि आपने सेफ वर्किंग मेथड्स को डेवलप एंड इंप्लीमेंट करना है। सो यू हैव योर फॉर्मल प्रोसीजर। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है? एक फॉर्मल प्रोसीजर है, सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, जिसमें आप एग्जामिनेशन ऑफ वर्क करते हो। तमाम उस वर्क में, उस काम के दौरान जितने भी हैजर्ड हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करती हो और सेफ वर्किंग मेथड्स को डिफाइन करते हो कि आप कैसे काम करोगे। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि बीइंग सेफ्टी प्रोफेशनल्स हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमने अचीव करने होते हैं। वो 4 ऑब्जेक्टिव्स जरा मुझे रिवाइज करवाएंगे सारे? क्या 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे मेन? क्या जिम्मेदारी है एक सेफ्टी प्रोफेशनल की? बोलें जनाब, बड़ा ये आसान सा क्वेश्चन पूछा है। आप सेफ्टी प्रोफेशनल हो, आपकी क्या जिम्मेदारी है? बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग सेफ्टी? वर्क प्लेस के ऊपर हैजर्ड को जो भी काम कर रहा हो उसकी उसको कंट्रोल करना सर। किसी भी किस्म का इंसिडेंट या एक्सीडेंट को कंट्रोल करना। वो ठीक है मेरे भाई, और वर्कर की लेकिन मेरी बात सुन लें। मैंने जनरली आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कि एक सेफ्टी प्रोफेशनल ने क्या करना होता है। ही हैज टू क्रिएट अ सेफ प्लेस ऑफ वर्क, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेफ एनवायरनमेंट एंड सेफ पीपल या सेफ पर्सन। याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है। और वो मैंने आपको बताया था थ्रू सेफ सिस्टम ऑफ वर्क करते हैं हम। ये बात याद आई है कि हमने ये ऑब्जेक्टिव यस कैसे सर। मीट करने होते हैं? थ्रू सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में इस चीज को कैसे डिस्क्राइब किया गया? इसी बात को। इसमें 4 फैक्टर्स बताए हुए हैं कि ये 4 फैक्टर्स हैं। अगर आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में कंसीडर करोगे तो आपका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इफेक्टिव होगा, यानी आपका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क रिजल्ट देगा जो आपको रिजल्ट चाहिए। उसमें क्या आपके पास 4 हैं? पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल, एनवायरनमेंट। इसको पीमी के वर्ड से याद रखो, PEME। ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था? सेफ पीपल, सेफ इक्विपमेंट या प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेफ एनवायरनमेंट, और अगर मटेरियल सेफ होंगे वहां पे तो वर्क प्लेस भी सेफ होगी ना। ठीक है। यस तो ये वो वही 4 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई थी, अगर आप गौर करो तो। क्रिएट अ सेफ पर्सन, क्रिएट सेफ एनवायरनमेंट, क्रिएट सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड क्रिएट सेफ प्लेस ऑफ वर्क, राइट। अब पीपल में वो क्या चीज बता रहे हैं कि अगर आप इफेक्टिव सेफ सिस्टम ऑफ वर्क करना चाहते हो तो आप क्या देखोगे पीपल में? आप देखोगे
कि ये सेफ सिस्टम बनाया किन लोगों के लिए, किन किन लोगों को सेव करने के लिए बनाया है, और कितने लेवल का कॉम्पिटेंस और टेक्निकल एबिलिटी उनके पास होनी चाहिए। यानी आप काम कर रहे हो एक साइट पे, यू आर वर्किंग एट अ साइट, आप बीइंग काम कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे हो, तो इलेक्ट्रीशियन की कितनी कॉम्पिटेंसी लेवल आपको रिक्वायर्ड है, ये आपने कंसिडर करनी है। अगर आपने सेफ सिस्टम वर्क इफेक्टिव बनाना है तो लोग भी कॉम्पिटेंट होने चाहिए। जो प्लांट एंड इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो वो भी थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए। आपके इक्विपमेंट पे रिगार्डिंग जो सेफ्टी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है वो भी आपने उधर यूटिलाइज किया हुआ। आपने मटेरियल्स जो भी वर्किंग मटेरियल आप यूज करोगे, जैसे कि हम सिलेंडर्स यूज करते हैं वहां पे, तो उनकी हैंडलिंग, उनकी स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए, अनसेफ नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है इन्वायरमेंट किन किन चीजों से मिलकर बनती है, लाइट, टेम्परेचर, नॉइज, वेंटिलेशन कंडीशंस, ठीक है, स्पेस कैसी है। तो इन्वायरमेंट को भी हमने अकॉर्डिंगली सूटेबल बनाना है काम के मुताबिक। तो ये हमारे वही 4 ऑब्जेक्टिव्स है जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी कि बीइंग सेफ्टी प्रोफेशनल्स आपने किन चीजों को अचीव करना होता है। वी हैव टू क्रिएट सेफ पीपल, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेफ एनवायरनमेंट एंड सेफ प्लेस ऑफ वर्क, जो हम वहां के मटेरियल कंसिडर करके बना सकते हैं। एनी कंफ्यूजन इन दिस पॉइंट? ठीक है, PEME, पीमी के नाम से भी ये आप एक्रोनिम याद कर सकते हो। अच्छा, अगर आप देखो सेफ सिस्टम वर्क के बारे में बड़ी सिंपल सी वो बात बता रहे हैं, कहते हैं कि ये लिंक्ड है डायरेक्टली रिस्क असेसमेंट से, क्योंकि हम इसमें क्या करें हैं, हम इसमें करें हैं हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड सेफ वर्किंग मेथड। रिस्क असेसमेंट में क्या हम ये नहीं करते थे, यही करते थे ना रिस्क असेसमेंट में, ठीक है। तो हम उसमें हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करेंगे और सेफ वर्किंग मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे। सेकेंडली वो आपको क्या बता रहा है, जैसे बता रहे रिस्क असेसमेंट में थी, क्योंकि सिस्टम ऑफ वर्क है, हमने सबसे पहला इसका पॉइंट देखा था कि ये डॉक्यूमेंटेड है, फॉर्मल प्रोसीजर है, यानी रिकॉर्डेड प्रोसीजर है। हमें इसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, इसका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। थर्डली, ऑब्वियसली कोई भी सेफ सिस्टम वर्क आप मुंह उठा के या मैं मुंह उठा के सेफ सिस्टम वर्क नहीं बना सकता जब तक मेरे पास वो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी लेवल नहीं है। ये जुगाड़ू पॉइंट है। जब भी कोई प्रोसीजर्स बनते हैं, रिस्क असेसमेंट बनती है, सेफ सिस्टम वर्क बनता है, परमिट वर्क सिस्टम डिजाइन होता है, तो वो कोई कॉम्पिटेंट बंदा बनाता है जिसको उन प्रोसीजर्स पे प्रॉपर ग्रिप होती है प्रोसीजर मेकिंग पे, ठीक है। और लास्टली बट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि हम लीगल गाइडेंस को भी देखते हैं, हम स्टैंडर्ड्स को भी कंसिडर करते हैं, हम लेजिस्लेशंस को भी कंसिडर करते हैं जब हम सेफ सिस्टम वर्क प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और जब अब लीगल बाउंडिंग हमें क्या कहती है कि एम्प्लॉयर्स ने लीगली उनकी जिम्मेदारी है कि उसको तैयार करें, इम्प्लीमेंट करवाएं, जबकि वर्कर्स की जिम्मेदारी है कि जो सेफ सिस्टम वर्क डेवलप हुआ है उसको एज इट इज फॉलो किया जाए, उस पर वर्क किया जाए, काम किया जाए, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे एक वर्ड था हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन का। आप लोगों ने हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के रिस्क असेसमेंट में 4 स्टेप पढ़े थे, कोई मुझे बताएगा वो 4 स्टेप क्या थे? हम किन 4 तरीकों से हैजर्ड आइडेंटिफाई करते हैं? जल्दी बता दें, शाबाश। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन किन किन प्रोसीजर से, किन किन स्टेप्स के थ्रू हम कर सकते हैं? एलिमिनेशन सर, सबस्टेशन एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल। मेरे भाई वो है हायरार्की ऑफ कंट्रोल, जिससे आप हैजर्ड्स को कंट्रोल करते हो, रिस्क को एज लो एज ये रीजनेबली प्रैक्टिकेबल करते हो। मैंने आपको 4 तरीके बताए थे रिस्क, आपके जो भी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन है उसके 4 प्रोसीजर है, 4 स्टेप्स है जिसको फॉलो करके आप हैजर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक आपको बताया था कि आप एक्सीडेंट रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, राइट। एक मैंने आपको यस बताया सर, था कि आप मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, ठीक है। याद आया कि नहीं आया? यस सर, ठीक है। और मैंने आपको इसमें यह भी बताया था कि जो आपके करने वाला काम है वो क्या है? आपके करने वाला काम है टास्क एनालिसिस, फ्रीडम, select the task, record each stage of the task, evaluate the risk associated with each stage, develop safe working methods, implement safe working methods and monitor to check for its effectiveness। और बाकी 3 क्या थे आपके पास? मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन से आप गाइडेंस ले सकते हो, आप एक्सीडेंट इंसिडेंट डाटा दे सकते हो, या लेजिस्लेशन जो कानून या स्टैंडर्ड्स बने हुए उनसे। ये स्लाइड याद आई है? हेल्थ आइडेंटिफिकेशन के ये 4 मेथड्स थे। तो इधर भी तो हमने हेल्थ आइडेंटिफाई करना है ना, लेकिन हमने क्या देखा था कि जो हमारे हैजर्ड आइडेंटिफाई करने वाला तरीका उन 4 में से कौन सा है जिसमें हमारी अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल यूटिलाइज होती है? बताएं।
इनमें से आपने कौन सा काम करना है? ये चार आपके सामने लिखे हुए हैं, आपके करने वाला काम कौन सा है इन चारों में से? टास्क एनालाइजर। तो बोले ना मेरे भाई, टास्क एनालिसिस आप करेंगे, बाकी तो लिखी हुई बात है। यहाँ पे अगर मैं यस सेफ सर। सिस्टम ऑफ वर्क में कह रहा हूँ कि आपने हैजेंटिफिकेशन करनी है, तो आपने टास्क एनालिसिस करना है, आपने फ्रीडम लगाना है, ठीक है। ये हैजेंटिफिकेशन आपने ऐसे करनी है कि आपने फ्रीडम लगाना है, आपने सेलेक्ट करनी है टास्क, उसके रिकॉर्ड करने हैं ईच स्टेज ऑफ द टास्क, एवल्युएट करना है रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेप, सेफ वर्किंग मेथड डेवलप करने, इंप्लीमेंट करने हैं, मॉनिटर टू चेक फॉर इट्स इफेक्टिवनेस। अब आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, वर्क एग्जांपल, कि आपके पास वो कह रहा है आपने क्या करना है, चेंज करना है व्हील ऑफ अ व्हीकल। तो आप बताओ कि वो व्हीकल का व्हील कैसे चेंज करोगे? उन्होंने स्टेप्स में डिवाइड कर दिया कि जी पार्क करेंगे, रिमूव करेंगे बूट से, बूट यानी कि डिग्गी से इक्विपमेंट रिमूव करेंगे, लूज करेंगे व्हील को, कार को जैकअप करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये 9 पॉइंट्स उन्होंने बता दिए हैं। इवन आपने चाय बनानी है, आपने कोई भी और काम करना है, कोई इक्विपमेंट यूज करना है, तो उसके कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमने यहाँ पे बताया है कि सिलेक्ट टास्क, रिकॉर्ड स्टेजेस ऑफ द टास्क। तो ये क्या काम हो रहा है, ये टास्क के स्टेजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट काम क्या है, वी हैव टू एवेल्युएट द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेप, और इंप्लीमेंट करने हैं हमने फिर सेफ वर्किंग मेथड आफ्टर डेवलपिंग देम। आप लोगों की अभी टास्क है, आमिर भाई आपने स्टेप नंबर 3 लूजन व्हील नट्स, इसके मुझे बताने हैं इसमें क्या रिस्क एसोसिएटेड है और आप क्या उसके लिए कंट्रोल मेजर्स लोगे। और उसामा भाई आप मुझे बताओगे स्टेप नंबर 6 के, ठीक है। जल्दी से इस पे करें वर्क, पेन पे 2 मिनट लिखें और फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। स्टेप नंबर 3 में आमिर भाई ने मुझे बताने इसके रिस्क और इसके कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे इस स्टेप पे, और स्टेप नंबर 6 के उसामा भाई ने बताने। जल्दी से कर लें। हाँ जी, किए आप लोगों ने लूजन व्हील नट्स वाले भाई, हैजेंटिफाई किए हैं आपने? यस सर, किए तो है। बताएं फिर क्या हैजर्ड्स निकले हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई किए हैं आपने, नहीं किए मेरे भाई? ये सर, ये इसमें एक तो रिस्क आ जाएगा सब, मतलब कि जब हमने गाड़ी पंचर होगी उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप तो है सर, सबसे पहले अगर स्टेप रोड छोड़ के दें। देखें, जो चीज पूछी गई है ना, ये हम लोग पाकिस्तानियों का मसला होता है कि हम जो है ना इधर उधर की बातें करनी शुरू हो जाते हैं। उस सिंपल इस तीसरे स्टेप में वो कह रहे हैं नट्स हमने लूज करने हैं। तो नट लूज करते हुए आपको क्या खतरात पेश आ सकते हैं, सिर्फ उस पर फोकस करें, बाकी चीजें भूल जाए। बाकी समझे है ही नहीं। आपने नट अब लूज करने हैं व्हील के, तो उसके दौरान आपको क्या खतरात हो सकते हैं और उनसे कैसे बचेंगे आप? खतरात तो यही है कि कोई गाड़ी टक्कर ना कर दे। यार देखें, वो यहाँ पे पार्किंग में होगा ना मेरे भाई। इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो नट लूज कर रहे हैं, नट लूज करते हुए पहले तो अगर आप जिस टूल से नट लूज करें वो टूल कितना स्ट्रेंथन है, ठीक है, वो टूल इस काबिल है कि आप उसे लूज कर सकते हैं। हो सकता है वो कसरत इस्तेमाल से वो उसकी ग्रिप उतनी ना रही हो और आपकी एक्सेसिव फोर्स पड़े, आपकी एक्सेसिव फोर्स पड़ने की वजह से आपका मसल खिंच जाए, ठीक है, आपके हाथ से स्लिप कर जाए वो,
तो उस पॉइंट पे आपने गौर करना है। हमने क्यों टास्क को स्टेप में डिवाइड किया है, इसलिए डिवाइड किया स्टेप में कि हम उस स्टेप पे सिर्फ फोकस करें, बाकी हर स्टेप पे हम जब फोकस करेंगे तो ये सारे हैजर्ड्स निकल के आ जाएंगे सामने। ठीक है, आप बताएं जरा आपने किस तरह इसको अप्रोच किया है स्टेप नंबर 6 को। सर इसमें मैं 3 चीज कहूंगा आपने, यानी कि रिप्लेस व्हील एंड व्हील नट्स। इसमें ये होगा मैनुअल हैंडलिंग हो जाएगी सर। बिल्कुल, ठीक है, अब व्हील थोड़ा सा वजन नहीं होता तो सर एक्सप्लेन भी करें मैनुअल हैंडलिंग के हैजर्ड को। जी सर, व्हील वगैरह, अगर व्हील हैवी होता है, अगर उसको यानी कि उठाएगा, यानी कि हमें जो वजन जब भी उठाना चाहिए जमीन से, तो हमें जो जोर है हम अपनी टांगों पे डालना चाहिए, ना कि कमर से। थाइस अक्सर पे जाना मैंने चाहिए, थाइस कमर पे। को बेंड नहीं करना चाहिए, वर्टिब्री कॉलम की जी जी नीड जी हो सकती है जी नीज जी, पे। बैठ के टांगों के जोर से हमें अपने थाइस के जोर से वजन उठाना चाहिए। ठीक और है, दूसरा सर पिंच पॉइंट भी हो सकता है सर, शार्प बिल्कुल एजेस, यानी कि जो भी बिल्कुल इससे उंगली का कट भी लग सकता है सर हमारी, यानी कि पिंच पॉइंट से उंगली दब भी सकती है। ठीक है, तो इसलिए ग्लव्स वगैरह पहन लें मैनुअल हैंडलिंग को से करने के लिए। अगर आप ठीक एक है, दो बंदे हैं तो 2-3 मिल के यानी कि वो उठा लें, या फिर आपके पास कोई ऐसा टूल या कोई चीज है यानी कि जिससे आप उठा के वो व्हील रख बिल्कुल सकें, तो वो रिप्लेस कर दें। ठीक है। समझ में आया आमिर भाई कि उस स्टेप पे यस सिर्फ सर। फोकस करना है, इधर उधर की बात हम नहीं सोचेंगे, हमने उस स्टेप पे फोकस करना है, क्योंकि हमने इसको स्टेप्स में डिवाइड इसलिए किया है कि हम हर स्टेप के अलग से हैजर्ड आइडेंटिफाई कर सके और उनके सेफ वर्किंग मेथड्स डेवलप कर सकें। गॉट दिस पॉइंट? यस। ठीक है, तो इस तरह आपने अप्रोच करने की कोशिश करनी है। जैसे देखिए उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि स्टेप 1 में बता रहा है कि हैजर्ड क्या, ट्रैफिक या रिस्क ऑफ वायलेंस का। तो कंट्रोल में ये क्या बता रहा है कि आपने लोकेशन ऐसी देखनी है जो ऑफ रोड हो, यानी कि रस्ट से साइड पे ऑफ रोड हो के हो, आप अपनी ब्लिंकिंग लाइट्स या हैजर्ड लाइट्स ऑन कर दें। ठीक है, अगर आप फील करते हैं, फील एरियाज अनसेफ एट नाइट, और इफ अनरेबल ग्रुप कॉल रिकवरी सर्विस, जैसे कि हम किसी सर्विस को मोटरवे फंसे हैं तो मोटरवे की सर्विस को कॉल करते हैं, या जो भी रेलिवेंट सर्विसेज हैं जिनको हम कॉल कर सकते हैं तो उनको करें। कंट्रोल में ये हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखिए ये सिर्फ फोकस कर रहा है जब गाड़ी को पार्क करना है, और किसी हैजर्ड पे इसका फोकस नहीं है इस वक्त, क्योंकि हमने स्टेप में डिवाइड इसलिए किया है कि हम उस स्टेप के हैजर्ड्स को और कंट्रोल मीयर्स को आइडेंटिफाई करके फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारी जो मकसद है जॉब सेफ्टी एनालिसिस करने का, ये बेसिकली आपके पास जो टास्क एनालिसिस है, ये अगर आप गौर करें तो जेएसए भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, जेएसए के भी स्टेप्स ही है। जेएसए की अगर कहीं डेफिनेशन पढ़ेंगे आप, तो वो यही लिखा होगा कि अपनी टास्क को स्टेप्स में डिवाइड कर दो और हर स्टेप से एसोसिएटेड उसके रिस्क या हैजर्ड देख लो। तो बेसिकली टास्क एनालिसिस को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको जेएसए भी समझ में आ जाता है कि किस तरह वर्क करता है। ठीक हो गया? अब ये कह रहा है कि यार कहने को तो बड़ा आसान काम है कि आप कंट्रोल मीयर्स लगा लो, आइडेंटिफाई कर लो, फॉर्मुलेट कर लो, लेकिन ये सबसे मुश्किल स्टेज होती है। आप भी सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं माशाल्लाह, फील्ड में काम करें आप लोगों के लिए कहना तो आसान होता है लोगों को कि भाई ये करो, इस तरह ना करो, हेलमेट पहनो, ग्लव्स पहनो, शूज पहनो, परमिट को फॉलो करो। लेकिन अब अगर आपको वो परमिट टू वर्क प्रोसीजर खुद डिजाइन करना पड़ जाए, आपको एचईसी प्लान्स खुद बनाने पड़ जाए, रिस्क असेसमेंट खुद बनाने पड़ जाए, डेवलप करने पड़ जाए, तो वहां पे असल कॉम्पिटेंसी लेवल पता लगता है। ठीक है, तो हम जब भी कंट्रोल मीयर्स बनाते हैं, डेवलप करते हैं, प्रोसीजर्स डेवलप करते हैं, तो सिर्फ अपनी अकेले की इनपुट नहीं होती, हम कंसल्ट करते हैं वर्कर से। ठीक है, और उनकी भी बीच में इनपुट डालते हैं ताकि वो ओनरशिप लें, कल को उनको भी ये एहसास हो कि यार हमने भी इस पूरी प्रोसेस में अपनी भी इनपुट दी थी, और ये जो भी प्लान निकल के आ रहा है इसमें हमारी भी इनपुट शामिल है। तो दे वुड टेक दैट थिंग कि हमने भी इसमें अपना इनपुट दी है। ठीक है, बजाय इसके कि वो अपने ऊपर ये चीज लेके गए कि हमें हमारे ऊपर डिक्टेशन हुई है, हमें कंसल्ट नहीं किया गया। तो ओनरशिप का एक फैक्टर आ जाता है जब आप अपने वर्कर से कंसल्टेशन करते हो। ठीक है, और उस कंसल्टेशन का ये प्रोसेस है कि आप क्वेश्चंस पूछने देते हो। अलाउ कंसर्न्स टू बी रेज्ड एंड एड्रेस्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी आप गुस्सा नहीं करते हो वर्कर की कंप्लेंट पे, आप उसको झिड़कते नहीं हो, बल्कि उसको प्रमोट करते हो कि वर्कर ने कंप्लेंट की है, तो वी शुड गो इन डेप्थ कि ये क्यों हुआ मसला, और इस मसले को हम कैसे एड्रेस करेंगे, क्या स्पेसिफिक हम इनके कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करेंगे, बजाय इसके कि हम उन पे ही चढ़ाई कर देंगे कि आप जो है अपना काम करते नहीं और हमें मशवरे देते हो। ठीक है, तो दो अप्रोचेज है, एक पॉजिटिव वे में लो और इम्प्रूव करो, दूसरी वे ये है कि आप अपने वर्कर को अपने खिलाफ कर दो, इससे वर्कर का मोरल डाउन होगा, वर्क में इंटरेस्ट नहीं लेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया हुआ है, याद होगा आपको। यस। ठीक है, तो किसी भी प्रोसीजर के हवाले से परमिट टू वर्क सिस्टम है, ट्रेनिंग्स हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, इंस्पेक्शंस हैं,
कोई भी सिस्टम जब डेवलप होता है, कोई भी प्रोसीजर जब बनता है, तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वर्कर तक उसको कम्युनिकेट करे, ठीक है। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि आपने वर्कर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन करनी है उनकी, जब सेफ सिस्टम वर्क इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, ना कि बस छोड़ देना है कि ठीक है जी सेफ सिस्टम वर्क डेवलप हो गया है, अब वर्कर के हमने साइट पे परमिट टू वर्क सिस्टम लगा दिया, वो खुद फॉलो करेंगे। You have to inform them, you have to instruct them, you have to train them about the changing you have made in your procedures, या आप किस तरह का सिस्टम लेके आए हैं, उस सिस्टम में कैसे हेल्थ आइडेंटिफिकेशन हो रही है और कंट्रोल मेजर्स लग रहे हैं। तो फिर आपको मैं एक दफा से रिमाइंड करवाता हूँ कि जब हम सेफ सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं तो सब फॉर्मल प्रोसीजर, फॉर्मल का मतलब है कि रिकॉर्डेड प्रोसीजर है, ये एक एग्जामिनेशन ऑफ वर्क करता है, यानी कि सिस्टमैटिक है, हम इसमें हेल्थ आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और हमें पता है कि हेल्थ आइडेंटिफिकेशन करने का जो सबसे क्या नाम है डिटेल्ड मेथड है जिसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो टास्क एनालिसिस है, फ्रीडम है, और लास्टली हम सेफ वर्किंग मेथड्स डेवलप करते हैं ताकि जो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो सुटेबली सफिशिएंटली कंट्रोल हो जाएं और हमारा ओवरऑल रिस्क जो है वो सो फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल हो जाए। कहानी समझ में आई है यहाँ तक? अच्छा, क्या सिस्टम बना देना इनफ है, और सिस्टम बना के आपने ट्रेनिंग भी करवा दी, वर्कर को सिखा भी दिया, अब वर्कर काम कर रहे हैं, इसके बाद क्या एम्प्लॉयर का कोई रोल नहीं रहता? सिस्टम बन गया, प्रोविजन है सर, क्या करना? सुपरविजन है सर, उनको अपनी नजर में रखना, देखना कि मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली कितनी हो इसको रही है कहते सर, हैं मॉनिटर मॉनिटरिंग करना। करना, सिस्टम की मॉनिटरिंग करना। कि मॉनिटरिंग क्या होती है कि आपने ठेकेदार को काम दिया अपने घर बनाने का, आपने उसको पैसे जैसे भी दे दिए इनिशियल, आप उससे क्या नाम है आप अपने कमरे शमरे तैयार करा रहे हो अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन आप उसके बिल्कुल ही छोड़ नहीं देते उसे कि वो अपनी मर्जी से जो करता है करता रहे, आप मॉनिटर करते हो, नजर रखते हो कि यार जो इसने कमिटमेंट्स की थी या हमारी जो बात तय हुई थी उसके मुताबिक काम होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो हम मॉनिटर भी करते हैं सेफ सिस्टम वर्क को कि जो भी हमने बातें कही थी सेफ सिस्टम वर्क डेवलप करते हुए, हमने जो प्रोसीजर डेवलप किए थे क्या वो अप्लाई भी हो रहे हैं करेक्टली, ठीक है, और सेफ सिस्टम वर्क जिस तरह हम चाहते थे उस तरह इंटेंडेड वे में इंप्लीमेंट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मॉनिटरिंग जो भी सिस्टम बनता है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है या वैसे जनरल आप कोई सिस्टम बनाते हो डेवलप करते हो, जैसे सेफ सिस्टम वर्क हमने डेवलप किया है, सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसका फॉलो अप है, उसकी मॉनिटरिंग है। जैसे कि हमने सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स में भी देखा था कि अगर मीटिंग में हम जो मर्जी बातें करते रहे, अगर उनका प्रॉपर फॉलो अप नहीं हो पाएगा तो इफेक्टिवनेस उनकी नहीं रहेगी। तो वी हैव टू फॉलो अप प्रॉपर्ली इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे, हमने जिस मकसद के लिए सेफ सिस्टम वर्क को डेवलप किया है वो उसी तरह से इम्प्लीमेंट भी होता है, ठीक है। अब ये कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, कि आपने फ्रीडम को यूज करते हुए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करना है। जैसे कि हमने, और ये कैसे डेवलप करोगे, जैसे हमने अभी देखा नहीं था चेंजिंग अ व्हील, तो उसके उन्होंने 9 स्टेप्स बनाए हुए थे, इसी तरह आप कप मेकिंग अ कप ऑफ टी के स्टेप्स बना सकते हो, आप मेकिंग अ बैच ऑफ सीमेंट विद अ सीमेंट मिक्सचर के स्टेप्स बना सकते हो, पेंटिंग अ सीलिंग के स्टेप्स बना सकते हो, और फिर हर स्टेप पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके उसके हैजर्ड आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, रिस्क एसोसिएटेड जो स्टेप्स होंगे वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और उनके सेफ वर्किंग मेथड्स आपको डेवलप और इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। गॉट दिस? दिस वाज योर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग सेफ सिस्टम वर्क कि क्या है ये चीज? अगर सेफ सिस्टम वर्क की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो तब हम मूव ऑन करेंगे परमिट टू वर्क सिस्टम पे। परमिट टू वर्क सिस्टम तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, हम जरा थ्योरेटिकल वे में भी इसकी अंडरस्टैंडिंग में आपकी चेक कर लेता हूँ। पहले मुझे आप बताएं कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है क्या, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में इंडिविजुअली अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग मुझे बताएंगे और फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे। कोई भी बता दे, पहले आमिर भाई बता दें, फिर उसामा भी बता दें। परमिट टू वर्क सिस्टम में सर मतलब कि हमारा साइट के ऊपर जो जो भी एक्टिविटी चल रही है सर वो थ्रू परमिट के है, कि बेशक वो लिफ्टिंग हो रही है या वर्क एट हाइट हो रहा है, वो थ्रू एक सिस्टम के थ्रू हो रहा है, कि मतलब के एचईसी के डिपार्ट के मुताबिक वो एक परमिट के थ्रू हमारा काम हो रहा है। और परमिट के अंदर सर सब चीजें अपना मतलब सब चीजों को मद्देनजर रखा जाता है कि जो भी हजर्ट्स हैं उसके अंदर सब कुछ लिखा जाता है उसके अंदर, और उसको किस तरह कंट्रोल करना है वो आगे एक स्टेप वाइज होता है।
अच्छा, मतलब सही हो कोई भी एक्टिविटी है वो एक परमिट के थ्रू करनी है। सही हो गया, ठीक है। आप बताएं सामा भाई। सर पीटीडब्ल्यू ये एक परमिट वर्क जो होता है ये इंश्योर करता है कि जो हमारा काम है वो सेफली और एफिशिएंटली किया जाए। और ये क्या क्या कह सकते हैं उसका, मैं एक वर्ड भूल गया हूँ ये, यानी कि अथॉरिटीज, यानी कि जो एक हम कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए और जो हमारा क्लाइंट हो गया उसके दरमियान ना क्या एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, मैं उसका वो वर्ड भूल रहा हूँ। मेथड स्टेटमेंट। नहीं नहीं नहीं, मेथड स्टेटमेंट नहीं, एग्रीमेंट है बिटवीन अच्छा, अथॉरिटीज और क्या कहते हैं एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच। एग्रीमेंट दैट द वर्क एग्रीमेंट वुड बी परफॉर्म्ड इन अ सेफ मेथड, और जो एग्रीमेंट हुआ होता है उसको एज इट इज फिर फॉलो करना होता है। फॉलो करना अच्छा, होता है, जी सर। अच्छा मुझे बताएं कि किन किन एक्टिविटीज का परमिट लिया जा सकता है। सर भाई ये समझ ले हथौड़ी चलाने से लेके कोई जहाज उड़ाने तक सारा कुछ जितने भी काम होते हैं सबके कुछ परमिट होते एक्टिविटीज हैं। के नाम लेना स्पेसिफिक, किन किन एक्टिविटी जो आपने देखी हुई है और जिनके परमिट लिए जाते हैं। वर्किंग एट हाइट हो गया सर, अच्छा, वर्क स्कैफोल्डिंग के एट परमिट हाइट, हो गए, लिफ्टिंग के स्कैफोल्डिंग, परमिट हो गए, वेल्डिंग हो लिफ्टिंग, वेल्डिंग, हॉट गए, वर्क और वेल्डिंग कटर, ऑटो वर्क, कोड वर्क हो गया सर हमारा। कोड वर्क में जितना भी आ जाता है, यानी स्कैफोल्डिंग हमारी आगे कोड वर्क में आ गई है। यानी कि और मिसाल हाउस कीपिंग आपने करनी है वो भी हमारे कोड वर्क में आ गई है सर। लोडिंग और अनलोडिंग, बाकी लोडिंग यानी अनलोडिंग कि और जो भी एक्सकवेशन काम करनी हो रहा है है, मैनुअली करनी। जो भी काम हो रहा है, ठीक है आमिर भाई, तो यस हमने सर। उसकी इजाजत लेनी है किससे, जो उधर की अथॉरिटी होगी, और अथॉरिटी किसके पास, नॉर्मली क्लाइंट के पास होती है। ठीक है, यानी कि वहां उस एरिया का जो सुपरवाइजर है या मैनेजर है, जिसको आप परमिट इशूअर कहते हो। परमिट इशूअर की तो यस सर। अंडरस्टैंडिंग है ना, कौन होता है परमिट इशूअर। यस सर, ठीक है, जिसके नाम पे इशू होता है जी जी परमिट। सर। हाँ परमिट इशूअर बेसिकली, परमिट इशूअर एरिया बेसिकली ओनर्स। उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है, सुपरवाइजर या मैनेजर होता है, जिसके पास उस एरिया की अथॉरिटी होती है। जैसे मैं अगर मिसाल के तौर पे आपको समझाऊं, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल बॉयलर एरिया है, ठीक है, और बॉयलर एरिया के पे हमारा उस जगह का नाम है जी C14। अब बॉयलर C14 के पास परमिट हमने लेना है, तो उस एरिया के सुपरवाइजर जो कि क्लाइंट की कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उससे हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। परमिट टू वर्क सिस्टम लेके परमिट रिसीवर जो है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर का रिप्रेजेंटेटिव है, वो परमिट को लेके जाएगा उनके पास, ठीक है, और परमिट के साथ रिस्क असेसमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी रखेगा, क्योंकि कोई भी काम आप रिस्क असेसमेंट के बगैर या JSA के बगैर नहीं कर सकते हो। वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएगा। अगर इशूअर को लगेगा कि यार ये काम, इसने डॉक्यूमेंटेशन इसकी सारी ठीक है और काम के हवाले से भी इसने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, तो वो परमिट इशू कर देगा। और वो साइट पे जाके विजिट करके इशू करना चाहिए उसे। नॉर्मली ऐसा होता है कि वो ऑफिस में बैठे कर देते हैं, विच इज नॉट द राइट वे। परमिट की रिक्वायरमेंट ये है कि इशूअर साइट पे आए, क्योंकि इशूअर जब साइट पे आके परमिट हवाले करता है, तो वो फिर परमिट रिसीवर के हवाले जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप काम करो, ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो जितनी रिसीवर की जिम्मेदारी है सेफ्टी की होती है, उतनी ही इशूअर की भी होती है, क्योंकि उसकी सुपरविजन में एरिया और उसने इजाजत दी है दूसरी पार्टी को कि आप काम कर सकते हो। तो ही शुड मेक श्योर कि वो तब इजाजत देगा जब सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स लिए जा चुके हैं। क्लियर है। परमिट टू वर्क सिस्टम का आपको यहाँ पे बता रहा है दैट इट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर। ठीक है, आपको पता है फॉर्मल है, यहाँ पे आपके कोई प्रोसीजर रिटन डाउन होगा, रिकॉर्ड होगा। सेफ्टी प्रोसीजर है जो कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का पार्ट है, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेफ सिस्टम वर्क, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। क्योंकि रिटन प्रोसीजर है ना, और सेफ सिस्टम वर्क में भी हम रिटन प्रोसीजर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं उन्होंने कि किन किन का परमिट लिया जा सकता है, लेकिन आपको पता है कि आप लोग इससे रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो। इसके अलावा भी एक्टिविटीज हैं जिनका परमिट लिया जा सकता है। इधर उन्होंने हॉट वर्क, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कंफाइंड स्पेस एंट्री, पाइपलाइंस के अगर कोई काम करे ऑपरेशनल पाइपलाइंस पे, एक्सकवेशन पे, कम्प्लेक्स मशीनरी का बता रहे हैं। हम स्केप फोल्डिंग, वर्क एट हाइट का ले सकते हैं, ग्राइंडिंग का ले सकते हैं, ठीक है, कोई लोडिंग अनलोडिंग का परमिट ले सकते हैं, तो मल्टीपल क्रेन लिफ्टिंग का ले सकते हैं। मल्टीपल एक्टिविटीज एट साइट परफॉर्म हो सकती हैं जिसका परमिट लिया जाना चाहिए। क्योंकि परमिट बेसिकली क्या, इजाजतनामा है, किससे, क्लाइंट कंपनी से। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी नॉर्मली इजाजत लेती है कि भाई हम आपकी जगह पे काम करने लगे हैं, हमें आप काइंडली इजाजत दे दें। और क्लाइंट कंपनी फिर ये चेक करती है कि आप काम करो, शौक से करो, लेकिन सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ करो, क्योंकि आपके इस काम की वजह से प्लांट भी एट रिस्क है, आपके लोग भी एट रिस्क होंगे, और हमारी कंपनी के लोग भी एट रिस्क होंगे। तो इट्स द म्यूचुअल बेनिफिट कि हम अगर सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके काम करें, ताकि किसी की भी जान खतरे में ना हो, प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी
सेफ्टी से काम हो, किसी किस्म का हैजर्ड ना हो। क्लियर है बात? इसको जो थ्योरेटिकल वे में डिस्क्राइब किया गया है, इसके 5 स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप है इशुएंस का, इशू होने का, जिसमें आपको पता है कि काम के हवाले से सारी डिटेल बताई जाती है। जैसे कि आपने वर्क एट हाइट, आपने क्रेन लिफ्टिंग या रिगिंग करनी है। लोकेशन मैंने आपको बता दीजिए, आपने बॉयलर एरिया पे करनी है। डेट आज की होगी जी 22 सितंबर को आपने करना है। कितनी देर के लिए करना है जी? एक शिफ्ट के लिए, 8 घंटे के लिए आपने परमिट लेना है। और उस फिर ऑब्वियसली वेल्डिंग का अगर क्रेन लिफ्टिंग का परमिट है तो उस पर सारे उसके हैजर्ड्स आइडेंटिफाई होंगे। अगर कोई हमने पावर आइसोलेशन करनी होगी, लोटो लगाना होगा। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि हमने एनर्जाइज सोर्स को डी एनर्जाइज करना है, जैसे हमने इंजीनियरिंग कंट्रोल में पढ़ा था। ठीक है, कोई पीपी स्पेसिफिक यूज करनी है तो इशुएंस वाले सेक्टर में हम चेक कर लेंगे। इशुअर भी चेक करेगा कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। ठीक है, और फिर जो इशुअर क्या करेगा, अपना नाम लिखेगा और अपने साइन करेगा। और ये कौन बंदा होगा? जो उस परमिट को इश्यू करने के लिए ऑथराइज है, यानी उस एरिया का सुपरवाइजर या मैनेजर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एरिया को सेफ रखना, उसके ऑपरेशंस को मैनेज करना। रिसिप्ट में क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्टर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है जो अपना नाम और अपने सिग्नेचर करके वहां पे परमिट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब जब इशुअर ने भी साइन कर दिए, रिसीवर ने भी साइन कर दिए, तो फिर काम स्टार्ट हो सकता है, वर्क कैन स्टार्ट। उसके बाद 8 घंटे का काम था, 7 का था, 6 का था। काम जब खत्म होता है तो परमिट रिसीवर, जो रिसीविंग पार्टी है यानी कॉन्ट्रैक्टर पार्टी है, वो आके इश्योर को कहेगी भाईजान हमने आपकी साइट पे काम के लिए आपसे इजाजत ली थी, अब हमारा काम हो चुका है खत्म, हम ये सिग्नेचर करके आपको हवाले करें आपकी साइट दोबारा उसी हालत में। इसको कहते हैं क्लियरेंस या रिटर्न थ्रू सर्विस। हम बुद्ध यानी हम अपनी तरफ से क्लियर करके दे रहे हैं कि हमने काम कर लिया, अब आप साइट चेक कर सकते हैं। फिर परमिट इश्यूअर दोबारा विजिट करेगा, देखेगा साइट को कि यार जिस हालत में मैंने इनको साइट हैंड ओवर की थी, क्या उस हालत में मुझे वापस मिल रही है, प्रॉपर हाउस कीपिंग हुई है। अगर तो उसकी तसल्ली है, वो परमिट पे साइन करके फिर कैंसिल कर देगा परमिट को, यानी अब इस परमिट पे दोबारा काम नहीं हो सकता। और अब इनकी अथॉरिटी रिसीविंग पार्टी की खत्म हो गई है, दोबारा साइट अंडर द कंट्रोल ऑफ इश्यूअर आ गई है। लेकिन अगर काम मुकर्रर टाइम पे खत्म नहीं हो पाता, यानी आधे घंटे का और चाहता है वो, या 3 घंटे और चाहती है रिसीविंग पार्टी, या 4 घंटे और चाहती है, तो दे हैव टू गो टू द इश्यूअर एंड दे हैव टू आस्क फ्रॉम द इश्यूअर दैट हमारा काम अभी बाकी है, हम 8 घंटे की शिफ्ट के लिए हमें परमिट इशू हुआ था जो कि हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो काइंडली आप परमिट के टाइम में एक्सटेंशन कर दें। तो वो फिर अगर इश्यूअर को लगेगा कि एक्सटेंशन करनी चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट से फिर वहां पे एक्सटेंशन हो जाएगी। दीज आर द 5 स्टेप्स। आप लोग प्रैक्टिकली फील्ड में ये अप्लाई करते होंगे डेली बेसिस पे, ठीक है, लेकिन इस तरह से आपने सिग्निफाई नहीं किया होगा कभी के ये स्टेप्स फॉलो होते हैं इस परमिट में। तो थ्योरेटिकली जब आप कर रहे हो तो ये स्टेप्स हैं, इशुएंस का, रिसीप्ट का, क्लियरेंस या रिटर्न टू सर्विस का, देन कैंसिल होता है परमिट, और अगर एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन मिलती है। क्लियर है ये बात? यस अब हमारा जो टॉपिक है वो रिगार्डिंग इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड है। मुझे आप बताएं कि इमरजेंसी फायर के अलावा, फायर तो आपको पता है कॉमन इमरजेंसी है, सबको पता होता है, आग लगी तो प्लांट एरिया में इमरजेंसी हो गई है। फायर के अलावा और कौन सी इमरजेंसीज आपके जहन में आती हैं जो हो सकती हैं और जिन पे फिर सर इमरजेंसी गर्मी के बननी हालत चाहिए? में बंदा काम करते करते बेहोश हो गया सर, गैस चढ़ गई है, किसी को गैस रिलीज गैस, होती एक है मिनट, H2SO, गैस लीकेज होगी, ये एक परमिट हो गया, टॉक्सिक गैस रिलीज हम इसे कह देते हैं। ठीक है, और बंदा और कोलैप्स कर सर गया सर, काम हेक्टिक रूटीन की वजह से सर। तो बंदा कोलैप्स कर गया है, ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, और हाई स्ट्रेस। ऊपर सर काम काम कर रहा था, स्लिप हो गया हाइट पे ऊपर, और मतलब उसकी कि वजह से ये इंजरी आ एक्सीडेंट। गई है, उसकी वजह से उसको यस इंजरी सर। आ गई है, तो ये जी मल्टीपल कैजुअलिटी इंसिडेंट में काउंट करेगा कि जिसमें इंजरी आने का, ऐसी ऐसे हादसा जिसमें इंजरीज आ सकती हैं, इसके फोल्डिंग में, वर्क हाइट में, क्रेन लिफ्टिंग या रिगिंग में, इनको कहते हैं मल्टीपल कैजुअलिटी इंसिडेंट्स। इस तरह का कोई इंसिडेंट हो सकता है। गुड। और देखिए, मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि सिर्फ आप प्लांट के हवाले से बताओ, आप कोई भी इमरजेंसी जनरली मुझे बता सकते हो कि क्या क्या इमरजेंसीज हो सकती हैं। सर टेररिस्ट अटैक भी वेदर तो कंडीशन भी हो सकती है सर। टेररिस्ट अटैक भी इमरजेंसी है, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी कोई होगी तो उसमें वो भी इमरजेंसी हो सकती है। उसके अलावा वेदर कंडीशन भी हो सकती है सर। सिवियर वेदर कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे थंडरस्टॉर्म आ गया है, ठीक है, या बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो गई क्रेन लिफ्टिंग के दौरान। आपको पता है विंड स्पीड जब ज्यादा होती है तो तब काम करना अलाउड नहीं होता। और
टू बी प्रिसाइज 32 किलोमीटर पर आवर या 20 माइल्स पर आवर से ज्यादा जब विंड स्पीड होती है तो क्रेन लिफ्टिंग अलाउड नहीं होती, ठीक है, ये स्टैंडर्ड यस फॉलो सर। होता है। और सोचें कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, थंडरस्टॉर्म आ गया, आप सैलाब जिस तरह की हमें सिचुएशन, फ्लडिंग हो गई है, या ये आप देखते हो कि समुद्री तूफान सुनामी वगैरह आ गए हैं, तो इस कंडीशन में भी ये भी इमरजेंसीज कहलाती हैं। इधर बताई हुई है, देखिए फायर है, बॉम्ब थ्रेट है, स्पिलिज हो गया हैजर्ड केमिकल का, या जिस तरह आपने बताया था टॉक्सिक गैस रिलीज हो गई है, तो वेदर कंडीशन इस तरह की हो गया, मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट्स मैंने आपको बताए थे कि जिसमें इंजरीज हो सकती हैं वर्कर्स को, और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल केयर चाहिए होती है, एंड लास्टली टेररिस्ट इंसिडेंट, ये सारे आपने आइडेंटिफाई किए हैं। देखो इमरजेंसी प्रोसीजर जब भी हम डेवलप करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो काम करने लगे हैं इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, यानी अगर काम जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं होता तो क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा। तो फिर आपको पता लगता है अच्छा अगर हम नहीं फॉलो करेंगे सेफ्टी को, या हम इन चीज़ों को, सर्टेन चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये हादसात हो सकते हैं, आग लग सकती है, लोगों की जानें जा सकती हैं, ठीक है, टॉक्सिक गैस रिलीज हो सकती है। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस इमरजेंसी को कैसे डील करेंगे, ठीक है, इसलिए इमरजेंसी प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं। और इमरजेंसी प्रोसीजर जो है उसके लिए इंतजार नहीं किया जाता कि हादसा पेश आएगा, ये पहले से कंपनी में डेवलप्ड होते हैं, वेल जो है ना डॉक्यूमेंटेड, इनको रखा जाता है डॉक्यूमेंट फॉर्म में, और इन केस ऑफ इमरजेंसी वही एसओपीज, वही स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं जो पहले से डेवलप्ड थे, ठीक है, इसके लिए फिर मॉक ड्रिल्स भी होती हैं। अच्छा भाई रीजॉइन करेंगे, टाइम खत्म हो रहा है, तो अभी ये खत्म ड्रॉप होने वाली है स्क्रीन, काइंडली रीजॉइन कीजिए।